आज हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक क्वेश्चन करेंगे। फिरोज शाह तुगलक को वैसे हम पूरा पढ़ चुके हैं पहले कि फिरोज शाह तुगलक एक कल्याणकारी निरंकुश शासक था, बेनोवोलेंट डेस्पोटिज्म रूलर, एक कल्याणकारी निरंकुश शासक था जिसमें हम फिरोज शाह तुगलक की कल्याणकारी जो कार्य उसने किए उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा उसके निरंकुश कार्यों को भी पढ़ेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक, जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि उसने सामंत वर्ग को, उलेमा वर्ग को और सैनिक वर्ग को, तीनों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। इस कारण उसके साम्राज्य में शांति और समृद्धि हमें दिखाई देती है। वो इसी कारण थी कि उलेमाओं का उसको पूरा समर्थन था। उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए फिरोज तुगलक ने स्वयं को एक सच्चा मुसलमान और सल्तनत को सच्चा मुस्लिम राज्य बताया। स्वयं को उसने एक सच्चा मुसलमान बताया और उसकी सल्तनत को एक सच्चा मुस्लिम राज्य घोषित किया। यह महत्वपूर्ण है कि फिरोज ने उलेमा वर्ग को राज्य की नीति तय करने की आज़ादी नहीं दी थी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। उलेमा वर्ग को उसने महत्व तो दिया, लेकिन उलेमा वर्ग को शासन तंत्र पर हावी नहीं होने दिया। उलेमा वर्ग को राज्य की नीति तय करने की इजाज़त नहीं दी। अब फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी कार्य देखें हम तो फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर, जिसको हक ए शर्ब कहा गया, सिंचाई कर को क्या कहा गया? हक ए शर्ब, वो उसने वसूल किया। ये कुल उपज का 1/10वां हिस्सा अर्थात उपज का 10% भाग ये सिंचाई कर होता था। हालांकि यह जो सिंचाई कर था, जिसको हक ए शर्ब कहा गया, ये कोई इस्लामिक कर नहीं था, लेकिन ये कर लगाने से पहले फिरोज शाह तुगलक ने उलेमाओं से अनुमति ली थी। यही एकमात्र गैर इस्लामिक कर था जो उसने लगाया था। इस हक ए शर्ब या सिंचाई कर जिसको हम कहते हैं, इससे फिरोज शाह तुगलक को प्रति वर्ष 2 लाख टंके की आमदनी होती थी। तो सिंचाई कर से 2 लाख टंके की वार्षिक आय उसको हुई और ये धनराशि वो विद्वानों के संप्रेषण पर खर्च कर देता, संपोषण पर खर्च कर देता था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसने शासन के प्रथम 6 वर्षों में मिस्र के खलीफा से 2 बार सुल्तान के पद की स्वीकृति ली थी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। 2 बार उसने मिस्र के खलीफा से अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति ली। उसके अनुसार फिरोज तुगलक अपनी आत्मकथा में लिखता है कि उसे पैगंबर मोहम्मद साहब के पांव की छाप खलीफा से उपहार में प्राप्त होती थी। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा। तो खलीफा से उसने अपने शासन के प्रथम 6 वर्ष में 2 बार अपने पद की स्वीकृति का मंशूर प्राप्त किया, स्वीकृति पत्र प्राप्त किया खलीफा से, मिस्र के खलीफा से, और स्वयं को उसने खलीफा का नायब कहा। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक पृथक कर बनाया। ब्राह्मणों पर भी उसने जजिया लगा दिया। अभी तक ब्राह्मण मुक्त थे, अभी तक, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया
लगा दिया। एक ब्राह्मण को इस्लाम की आलोचना करने के आरोप में उसने जिंदा भी जला दिया था। ये उसकी धार्मिक कट्टरता के कुछ कार्य थे, निरंकुश कार्य थे उसके। तो जजिया लगा दिया, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। एक ब्राह्मण को इस्लाम की आलोचना करने के आरोप में जीवित जला दिया। और क्या काम किया उसने निरंकुशता के? महल के सुंदर भित्ति चित्रों को मिटवा दिया, क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही थी। इसके अलावा भोजन करने के लिए उसने सोने चांदी के बर्तन का उपयोग करने की मनाही कर दी। उसने शुद्ध रेशमी या जरीदार वस्त्रों का प्रयोग करना बंद कर दिया। इसके अलावा मानव आकृतियों के चित्र बने हुए वस्त्रों को भी उसने रोक लगा दी। गैर मुस्लिमों को उसने धर्म परिवर्तन का लालच दिया। अफीफ कहता है, शमशे सिराज अफीफ, कि उसके शासनकाल में हिंदू दूर दूर से आते थे और इस्लाम ग्रहण करते और बदले में सुल्तान से पद एवं धन प्राप्त करते थे। इसके अलावा अपना निरंकुश शासन और धार्मिक कट्टरता की नीति का प्रदर्शन करते हुए फिरोज़ ने महदी नेता रुकनुद्दीन की हत्या करवा दी, क्योंकि उलेमाओं के अनुसार ये महदी नेता रुकनुद्दीन जो था वो गैर इस्लामिक कार्यों में लिप्त था। इसके अलावा अहमद बिहारी की भी हत्या करवा दी फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि अहमद बिहारी के अनुयायियों ने अहमद बिहारी को ईश्वर घोषित कर दिया था। तो ये उसने कुछ धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन किया निरंकुश शासन के तहत। फिरोज तुगलक ने स्वयं को खलीफा का नायब कहा, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। मिस्र के खलीफा से उसने 2 बार अपने सुल्तान पद की उसने स्वीकृति ली और संतों की मज़ारों पर, मुस्लिम पीर फ़कीरों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर उसने रोक लगा दी, ताकि उसका मानना था कि वहाँ पर महिलाओं को कामुक नज़र से देखा जाता है। तो मुस्लिम स्त्रियों के पीरों फ़कीरों की मज़ारों पर जाने से रोक लगा दी। तो ये उसके कुछ धार्मिक कट्टरता के कार्य थे। इसके अलावा उसने आर्थिक क्षेत्र में भी कुछ कार्य किए। तो आर्थिक क्षेत्र में भी उसने कुछ कार्य किए, सुधार किए। शमशे सिराज अफीफ कहता है कि फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा इसामुद्दीन जुनैदी से संपूर्ण राज्य के लगान की आमदनी कितनी होती है, लगान से प्राप्त आमदनी कितनी होती है, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए कहा। फिरोज़ तुगलक की आज्ञा प्राप्त करके ख्वाजा इसामुद्दीन जुनैदी ने 6 वर्षों तक देश का दौरा किया और उसके बाद खालसा भूमि पर जो लगान प्राप्त हो रहा था वो उसने बताया कि 6,85,00,000 टंका इतनी आमदनी खालसा भूमि पर लगान से हो रही थी। अब ये राशि एक्चुअल में थी कितनी, इसको लेकर के थोड़ा सा मतभेद है। शमशे सिराज अफीफ एक जगह तो 6,85,00,000 टंका आमदनी बताता है। भू राजस्व से जो राज्य के खजाने में आमदनी होती थी वो 6,85,00,000 टंका थी वार्षिक। लेकिन शमशे सिराज अफीफ दूसरी जगह पर ये राशि 6,75,00,000 टंका ही बताता है। जो भी हो, लगभग 6,75,00,000 टंका की जो ये खालसा भूमि पर भू राजस्व से जो आमदनी होती थी वो उसने निकाल करके बताई इसामुद्दीन जुनैदी ने। इसमें दोआब का राजस्व सम्मिलित नहीं था। दोआब का राजस्व 80 लाख टंका था, ऐसा अफीफ कहता है। मोरलैंड के अनुसार मुस्लिम युग की यह प्रथम घटना थी जिसमें सल्तनत की आय को जानने का प्रयास किया गया था। सल्तनत की आय जानने का ये पहला प्रयास था। इससे पूर्व किसी भी सुल्तान ने अपनी वार्षिक आमदनी जो भू राजस्व से होती थी वो कितनी होती थी इसके बारे में कभी जानने का प्रयास नहीं किया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ये कार्य करवाया। तो मुस्लिम युग में
राज्य की आय जानने का ये पहला प्रयास किया गया था। इसके अलावा भूमि सर्वेक्षण का काम भी उसने करवाया। भूमि सर्वेक्षण का काम भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और भूमि सर्वेक्षण का काम करवाने के कारण ही एल्फिंस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा है, एल्फिंस्टन और इलियट ने, क्योंकि उसने भूमि सर्वेक्षण का कार्य करवाया था। यही भूमि सर्वेक्षण का कार्य बाद में मुगल बादशाह अकबर ने भी करवाया था टोडरमल की सहायता से। तो सल्तनत काल में भूमि सर्वेक्षण का कार्य कराने वाला प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बगीचे भी बहुत लगाए। उसने दिल्ली में 1200 बाग लगवाए, सलोरा बांध पर उसने 80 बाग लगवाए, चित्तौड़ में उसने 44 बगीचे लगवाए और अलाउद्दीन खिलजी के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। इन बगीचों में जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगवाए गए थे उनको फिर से उसने लगवाया 30 बगीचों को। इन बगीचों में काले और सफ़ेद अंगूर होते थे। इन समस्त बगीचों से जो फल प्राप्त होते थे उनको मार्केट में बेचने से 1,80,000 टन की आमदनी होती थी। तो ये फलों के बगीचों से प्राप्त आमदनी। इसके अलावा फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया। दोआब क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विस्तार के लिए 2 करोड़ टन का अधिकारियों को दिया था, लेकिन वो सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाया था और मोहम्मद बिन तुगलक का दोआब में कृषि विस्तार का जो प्रयास था वो असफल हो गया था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि जिनके ऊपर भी सरकारी ऋण था उसने सभी को ऋण माफ़ी प्रदान कर दी। फिरोज ने सार्वजनिक रूप से ऋण पंजिकाओं को नष्ट करा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन लोगों को दंडित किया था उन समस्त लोगों के अपराधों को क्षमा करते हुए फिरोज शाह तुगलक ने उनसे सद इच्छा पत्र लिखवाकर एक पेटी में रखवा दिया सुल्तान के मकबरे के सामने। फिरोज स्वयं को राज्य का ट्रस्टी मानता था और जनता की भलाई के लिए जिम्मेदार समझता था। तो उसने ऋण माफ़ी दे दी, आम ऋण माफ़ी, सार्वजनिक ऋण पंजिकाओं को नष्ट करवा दिया। अपराधी जिनको मोहम्मद बिन तुगलक ने दंडित कर रखा था उनके हाथों से एक सदिच्छा पत्र लिखवाकर उनको माफ़ कर दिया। जनता की भलाई के लिए स्वयं को सुल्तान फिरोज तुगलक जिम्मेदार मानता था। फिरोज तुगलक ने एक नया सिस्टम और शुरू किया। अभी तक क्या होता था कि सूबेदार जितने भी होते थे वो सुल्तान को भेंट भेजते थे, तो उसने सूबेदारों द्वारा सुल्तान को भेंट भेजने की प्रथा को समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि फिरोज तुगलक का मानना था कि ये जो सूबेदार हैं ये सुल्तान को कर तो भेजते हैं, भेंट भेजते हैं, लेकिन भेंट भेजने के कारण उस भेंट का जो खर्चा होता है वो अंत में किसानों के ऊपर बोझ पड़ता है उसका। तो किसानों पर भार नहीं पड़े इसके लिए उसने ये सिस्टम ही ख़त्म कर दिया जिसके तहत सूबेदार सुल्तान को भेंट भेजते थे। फिरोज तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राज्य का चरित्र इस्लामिक घोषित किया। उसने फ़िक़्ह फिरोजशाही कानून जो थे उनको फिरोजाबाद की जामा मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण करवाया। इसके अलावा राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला वो पहला सुल्तान था। तो ये जो उसके कार्य थे, इन कार्यों के कारण इतिहासकार आरसी मजूमदार फिरोज शाह तुगलक को एक धर्मांध सुल्तान और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज घोषित करते हैं। लेकिन ये सत्य है कि फिरोज शाह तुगलक ने कुछ धर्मांधता के कार्य किए, लेकिन ये भी एक दूसरा पहलू है कि फिरोज़ ने ऐसे कार्य भी किए जहाँ पर हम उसे योग्य मानवतावादी और रचनात्मक प्रतिभा का धनी शासक कह सकते हैं। उसने कई कल्याणकारी कार्य भी किए। उसने क्रय विक्रय कर, गृह कर, चरागाह कर सहित 24 करों को उसने हटा दिया। केवल 4 कर ही उसने जारी रखे, जजिया, जकात, खिराज और खम्स।
जो इस्लाम के अनुसार मान्य थे। एक सिंचाई कर हक शर्ब जो कुल उपज का 10% होता था वो भी उसने नया लगाया, लेकिन वो भी उलेमाओं को विश्वास में लेकर के ही लगाया। तो 24 करों को जो गैर इस्लामिक कर थे उनको हटा दिया उसने। कौन कौन से कर हटाए? क्रय विक्रय कर, गृह कर, चराई कर, और केवल इस्लाम में मान्यता प्राप्त जो 4 कर थे, जजिया, जकात, खिराज और खम्स, उन्हीं को उसने लागू रखा। इन करों को हटा देने से, 24 करों को हटा देने से उसकी खजाने को 30 लाख रुपए की वार्षिक हानि होने लगी, 30 लाख टंका की वार्षिक हानि होने लगी। खम्स की दर को भी उसने पूर्ववत कर दिया। आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने खम्स का मतलब युद्ध में लूट का जो माल होता था उसका 80% भाग सैनिकों में बंटता था कायदे के अनुसार, और 20% राजकोष में जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने 80% राजकोष में लेना शुरू कर दिया था और 20% ही सैनिकों को बांटता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने खम्स की दर को पहले की तरह कर दिया। अब 80% हिस्सा सैनिकों में बंटने लगा खम्स का, और 20% हिस्सा ही राजकोष में जमा होने लगा। फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी कार्यों को हम देखें तो वो पहला ऐसा शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। उसने दर्शन और नक्षत्र विज्ञान के जो हिंदू धर्म ग्रंथ थे जो संस्कृत भाषा में थे उनका अनुवाद अजीजुद्दीन खालिद किरमानी के द्वारा फारसी में करवाया। किस नाम से करवाया? दलाइल फिरोज शाही के नाम से। तो अजीजुद्दीन खालिद किरमानी ने दर्शन शास्त्र और नक्षत्र विज्ञान के जो हिंदू ग्रंथ थे संस्कृत के, उनका फारसी में अनुवाद किया, और ये अनुवाद दलाइल फिरोज शाही के नाम से जाना गया। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के समय में संगीत शास्त्र, औषधि शास्त्र आदि पर जो संस्कृत पुस्तकें थी उनका फारसी में अनुवाद हुआ। सबसे पहले फिरोज शाह के काल में ही गुजरात के सूबेदार के संरक्षण में संगीत की जो पुस्तक थी, भारतीय पुस्तक राग दर्पण, उसका फारसी में अनुवाद किया गया। ये भारतीय संगीत पर ज्ञात पहला फारसी ग्रंथ है। राग दर्पण का अनुवाद फारसी में करवाया गया फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। फिरोज शाह के काल में गया में एक सूर्य मंदिर बनाया गया, और इसके संस्कृत शिलालेख में, इस गया के सूर्य मंदिर में एक संस्कृत शिलालेख है, उसमें फिरोज तुगलक का नाम हमें 2 बार मिलता है। फिरोज तुगलक ने जैन विद्वान राजशेखर को सम्मानित किया। इस जैन विद्वान राजशेखर ने श्रीपाल चरित नामक पुस्तक लिखी थी। फिरोज तुगलक ने 3 हिंदू सरदारों को सम्मानपूर्वक अपने दरबार में फर्श पर बैठने भी दिया था। फिरोज तुगलक के शासनकाल को ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का काल माना जाता है। उसने अनेक मानवतावादी कार्य किए। चोरी के संदर्भ में जो अपराधी होते थे उनके पहले हाथ, पैर और नाक काट दिए जाते थे, तो इन अमानवीय दंडों को उसने बंद करवा दिया। इसके अलावा उसने फिरोज तुगलक ने मृत्युदंड, जिसे सियासत कहा जाता था, उस पर भी प्रतिबंध कर दिया। फिरोज तुगलक ने घोषणा की कि बिना किसी उचित कारण के किसी भी मुसलमान का रक्त नहीं बहाया जाएगा। फिरोज के अनुसार राज्य का काम केवल दंड देना और कर वसूल करना ही नहीं है, बल्कि राज्य एक कल्याणकारी संस्था भी है। तो एक बहुत बड़ी घोषणा फिरोज तुगलक की तरफ से की गई थी कि राज्य केवल दंड देना और कर वसूलने का ही काम राज्य को नहीं करना चाहिए, बल्कि राज्य को एक कल्याणकारी संस्था के रूप में भी काम करना चाहिए। फिरोज तुगलक ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया। शमशे सिराज अफीफ 2 नहरों का ही उल्लेख करता है, किंतु तारीख़ मुबारक शाही का जो लेखक है याहिया बिन अहमद, वो 4 नहरों का उल्लेख करता है जिनका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने 100 पुल, 150 कुएं और 5 नहरें बनवाई थी। अधिकांश नहरें वर्तमान हरियाणा के क्षेत्र में थी। फिरोज तुगलक ने सतलुज नदी पर उलुग खानी नहर बनवाई, सतलुज नदी पर उलुग खानी नहर बनवाई, और यमुना नदी पर रजवाही नहर का निर्माण करवाया। ये उलुग खानी नहर और
रजवाही नहर, ये दोनों करनाल में एक दूसरे से मिलती थी। आगे चल कर के अकबर ने इस नहर को पुनः चलवाया। करनाल में ये दोनों नहरें मिल जाती थी, उल्लुक खानी नहर और रजवाई नहर। हिसार नगर को पानी की सप्लाई इसी नहर से होती थी, इन दोनों नहरों के मिलने के पानी से। आगे चल कर के अकबर ने इस नहर को पुनः चलवाया और शाहजहाँ के समय में इस नहर को करनाल से आगे बढ़ाकर दिल्ली तक पहुंचा दिया गया। तो भारत में 19वीं सदी में ज्ञात नहरों का सबसे बड़ा जाल फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो उल्लुक खानी नहर बनवाई थी सतलज नदी पर, वो 150 मील लंबी थी, जो उसके द्वारा निर्मित सबसे बड़ी नहर थी। इसके बाद यमुना नदी पर बनाई गई राजवाही नहर थी, जो 96 मील लंबी थी। तो ये 100 पुल, 150 कुएं और 5 नहरें उसके द्वारा बनाई गई। फिरोज शाह तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए हौज ए इलाही तालाब और हौज ए शमशी तालाब की मरम्मत करवाकर उसे फिर से खोल दिया। फिरोज शाह तुगलक अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोजशाही में लिखता है कि लोग इन कुओं का पानी बेचते थे। इन पानी को लोग बाग बेचते थे, तो मैंने ये कार्य बंद करा दिया है। अब पानी इन कुओं से या तालाबों से नहीं बेचा जा सकता था। फिरोज शाह तुगलक ने 100 लाख टंका गरीब किसानों में बांटा ताकि वे अपनी भूमि को आबाद कर सके। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों किसानों को बराबर लाभ मिला। फिरोज शाह तुगलक ने कल्याणकारी कार्यों में उसने 5 खैराती औषधालय खुलवाए, जिनको दारुल शफा कहा जाता था। तो 5 उसने औषधालय भी खुलवाए, दारुल शफा। इसके अलावा शमशे शिराज अफीफ लिखता है कि फिरोज तुगलक ने 7 बांध बनवाए थे। दिल्ली में सरकारी खर्चे से 120 सरायों का निर्माण करवाया था। कोई भी यात्री इन सरायों में पूरे वर्ष मुफ्त में रह सकता था। फिरोज ने बंजर भूमि को प्राप्त करके उसकी सुधार किया और उस भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। इसके अलावा एक विभाग उसने स्थापित करवाया, दीवान ए खैरात, ताकि मुस्लिम अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक मदद हो सके और निर्धन मुस्लिम लड़कियों का विवाह हो सके। तो ये मुस्लिम अनाथ स्त्रियों और विधवाओं की आर्थिक मदद करने के लिए दीवान खैरात विभाग बनवाया। दीवान खैरात के अंदर ही उसने विवाह विभाग की स्थापना की। राजस्थान से जो राजस्व की आमदनी होती थी वो दीवान खैरात विभाग को दे दी जाती थी और उस आमदनी से ही दीवान खैरात अपना कार्य करता था। फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको शोहरत आम कहा जाता था, उसकी स्थापना की। और मलिक गाजी शहना फिरोज तुगलक का प्रमुख वास्तुकार था। फिरोज तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया, इल्तुतमिश, बहराम शाह, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इनके मकबरों के जीर्णोद्धार हेतु अनुदान दिया। कुतुब मीनार की 4थी मंजिल की उसने मरम्मत करवाई और 5वीं मंजिल का उसने निर्माण करवाया। अपने भाई जोना खां, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसकी याद में 1359-60 में गोमती नदी के किनारे उसने जौनपुर नगर की स्थापना की। कहा जाता है कि फिरोज तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोज़ाबाद, ये सब फेमस हैं। फिरोज तुगलक के द्वारा जो निर्मित नगर थे उसमें सफदम, तुगलकपुर और हिरनी खेरा का भी नाम मिलता है। शमशे शिराज अफीफ कहता है कि फिरोज तुगलक ने 9 भवन भी बनवाए थे। याहिया बिन अहमद सरिंदी लिखता है कि 1385 में बदायूं में फिरोजपुर के निकट उसने एक नगर बसाया था, जिसे आखिरिनपुर या अंतिम नगर कहा जाता था, बदायूं में फिरोजपुर के पास में। फिरोज तुगलक के पास सर्वाधिक गुलाम थे, 1,80,000 गुलाम थे, जिसमें से 12,000 दासों को तो उसने कारखानों में लगा रखा था और 40,000 दासों को उसने शाही महल में सुल्तान की सेवा के लिए लगा रखा था। फिरोज तुगलक ने इन दासों का प्रबंधन देखने के लिए एक अलग विभाग बनाया, जिसे दीवाने बंदगान कहा गया और दीवाने बंदगान विभाग का प्रमुख होता था वकील दर। फिरोज तुगलक ने 36 कारखाने भी स्थापित करवाए और युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा को प्रोत्साहित किया।
प्रांतीय सूबेदारों को ये कहा गया कि वे उपहार के रूप में सुल्तान को दास भेजें। व्यावसायिक शिक्षा नीति को लागू करने वाला भी फिरोज़ तुगलक पहला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो कारखाने स्थापित किए गए थे उनको उसने व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में बदल दिया। फिरोज़ तुगलक ने ही सर्वप्रथम रोजगार विभाग की स्थापना की थी। इसके अलावा फिरोज़ तुगलक ने अशोक के पाषाण स्तंभों को मीनार ए जरीन या स्वर्ण स्तंभ कहा और हरियाणा के टोपरा नामक स्थान और मेरठ से प्राप्त अशोक के स्तंभों को वो दिल्ली लेकर के आ गया। शमशेर सिराज अफीफ कहता है कि अशोक स्तंभ को फिरोज शाह की लाट या भीमसेन की लाट या दिल्ली शिवालिक लाट के नाम से भी जाना जाता है। ये अशोक स्तंभ टोपरा और मेरठ से उसने दिल्ली में मंगवाए थे। इनको मंगवाए जाने का सर्वप्रथम विवरण सीरत फिरोज शाही में मिलता है। फिरोज़ तुगलक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। उसने चहल और हस्तगानी और शंशगनी नामक सिक्के तैयार करवाए। शंशगनी सिक्का चांदी का होता था जो 6 जीतल के बराबर होता था। इसके अलावा अद्धा एवं बिक नामक तांबे और चांदी के छोटे सिक्के उसने और चलवाए। फिरोज शाह तुगलक ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ साथ अपने उत्तराधिकारी पुत्र फतेह खां का नाम भी अंकित करवाया। फिरोज़ तुगलक के इन कल्याणकारी कार्यों का परिणाम ये निकला कि शमशेर सिराज अफीफ लिखता है कि हर तरफ इतनी प्रसन्नता थी कि लोग अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को भूल गए। वस्तुएं भी तुलनात्मक रूप से सस्ती थी। किसानों की कोई महिला आभूषण विहीन नहीं थी। उसके काल में सर्वत्र खुशहाली ऐसी थी कि गरीब लोग भी अपनी पुत्रियों का विवाह किशोरावस्था में कर सकते थे। अब से लड़कियों को परिवार की आय में सहयोग देने की आवश्यकता नहीं रह गई। बर्नी कहता है कि 1351 में जब फिरोज शाह तुगलक तख्त पर बैठा तो मुसलमानों और हिंदुओं को राहत महसूस हुई। 1357 तक खूत और मुकद्दम फिर से अमीर हो गए। फिरोज़ तुगलक के नरम उपायों के कारण प्रशासन में स्थायित्व आया और हिंदू मुस्लिम प्रजा प्रसन्न हुई। तो ये फिरोज शाह तुगलक के कुछ कल्याणकारी कार्य थे। फिरोज शाह तुगलक शुरू में सूफ़ी संत फरीदुद्दीन गंज शकर के अनुयायियों के रूप में प्रसिद्ध था, उनका शिष्य था। उसने 1374-75 में बहराइच स्थित सूफ़ी संत सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जियारत करने के लिए गया था। फिरोज़ तुगलक शब्बे रात नामक उत्सव को भी मनाता था। खाने जहां मकबूल फिरोज़ तुगलक का प्रथम वज़ीर था। फिरोज़ तुगलक उसे अपना भाई कहता था। तो ये फिरोज़ तुगलक के कुछ कल्याणकारी कार्य थे। फिरोज़ तुगलक ने लोक शिकायतों के निवारण के लिए एक अलग विभाग दीवाने रिसालत का गठन किया। फ़िक़्ह फ़िरोज़शाही नाम के एक फ़ारसी भाषा में लिखे ग्रंथ में फिरोज़ तुगलक ने इस्लामी कानूनों का संग्रह करवाया। बाद में औरंगज़ेब ने अरबी भाषा में इसे फतवाए आलमगीरी के नाम से नए सिरे से तैयार करवाया। फिरोज़ तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम पढ़े जाते थे, केवल कुतुबुद्दीन ऐबक और खुसरो शाह के नाम इसमें शामिल नहीं थे। फिरोज़ तुगलक के शासनकाल में प्रचलित जो कुल कर थे उनकी संख्या 5 थी। दिल्ली का पहला सुल्तान था फिरोज़ शाह तुगलक, जिसने वृद्धावस्था पेंशन के लिए दीवान इश्तिहाक नामक एक अलग विभाग बनाया। सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाने वाला भी वो पहला सुल्तान था। सार्वजनिक निर्माण विभाग का मतलब PWD, जिसको शोहरत आम कहा जाता था। दीवान खैरात और दीवान बंदगान नामक विभाग भी उसी ने स्थापित किए। बेरोजगारों के लिए उसने रोजगार ब्यूरो की स्थापना की। तो इस प्रकार ये फिरोज़ तुगलक के कुछ कल्याणकारी कार्य थे, जिसके कारण वो इतिहास में प्रसिद्ध स्थान प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं और कल फिर हम सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।